न्यूज नेशन पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनावों के लिए मतदान हो रहा है और अब तक कितने प्रतिशत मतदान हुआ उसके जो ताजा आंकड़े आए हैं उसे आपको रूबरू करा दें। आपको बता दें हरियाणा में 5 बजे तक का जो आंकड़ा आया है 65% वोट वहां पर डाले जा चुके हैं, तो एक अच्छा आंकड़ा यहां पर आ रहा है। लगभग लोकसभा में जो आंकड़ा गया था वो रहा है और अब तक कितने प्रतिशत मतदान हुआ उसके जो ताजा आंकड़े आए हैं उसे आपको रूबरू करा दें। आपको बता दें हरियाणा में 5 बजे तक का जो आंकड़ा आया है 65% वोट वहां पर डाले जा चुके हैं, तो एक अच्छा आंकड़ा यहां पर आ रहा है। लगभग लोकसभा में जो आंकड़ा गया था उसको टच करता हुआ हरियाणा नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में हालांकि 4:30 बजे तक का भी कैलकुलेटेड आंकड़ा आया है। 46% वोटिंग हुई है। अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि आखिर के 1 घंटे में अच्छी वोटिंग हो सकती है। शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे तो इस आंकड़े की ओर बढ़ने की संभावना है, लेकिन ये बम्पर वोटिंग किस ओर इशारा कर रही है और लोकसभा के मुकाबले कितनी वोटिंग में अंतर आया है, इन तमाम सारे आंकड़ों को समझने की कोशिश करेंगे। और लोकसभा में जो लीड मिली थी अगर उसको ट्रांसफर कर दिया जाए विधानसभा की सीटों में तो कितना कुछ अंतर यहाँ पे मिलेगा। और अब से कुछ ही देर में हम एग्जिट पोल के साथ भी हाजिर होंगे आपके पास। लगातार ही हमारा विश्लेषण जारी है। बिल्कुल, और आइए अब आपको हम दिखाएं कि आखिरकार 2009 में जब विधानसभा के नतीजे सामने आए थे और सरकार चल रही थी तो आखिरकार क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही थी, किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें थीं। आइए अब आपके सामने हम पेश करते हैं। तो आइए आपके सामने महाराष्ट्र का यह आंकड़ा हम पेश कर रहे हैं। कुल सीटें 288 जिस पर मतदान चल रहा है और उसमें 2009 में कांग्रेस के खाते में 21 सीटें आई थी और माफ कीजिएगा ये वोट प्रतिशत अभी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। 21% वोट परसेंटेज कांग्रेस का था, एनसीपी के पास 17% वोट शेयर था, भारतीय जनता पार्टी के पास 14%, शिवसेना के पास 17%, एमएलएस के पास 6% और अन्य के खाते में 25%। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो शिवसेना और एनसीपी दोनों जो कि मराठा राजनीति करते दिखाई देते हैं 17% वोट शेयर लेकर 2009 में बैठे थे। लेकिन यह आंकड़ा क्या अब बदलता हुआ दिखाई दे सकता है, इस पर हम करेंगे चर्चा जब हम एग्जिट पोल कर आपको रुझान आपके सामने पेश करेंगे। अगर इसे आप सीटों में तब्दील कर देते हैं तो महाराष्ट्र में सीटों की स्थिति क्या बनती हुई दिखाई दी थी वो आपके सामने पेश करते हैं। कांग्रेस के खाते में 82 सीटें गई थीं, एनसीपी के खाते में 62 और इन दोनों ने मिलकर सरकार बनाई थी। भारतीय जनता पार्टी 46 और शिवसेना 44 सीट पर सिमट कर रह गए थे। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी 119 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे और उनका सक्सेस रेशियो कहीं ज्यादा था यानी कि 40। लेकिन अगर आप इसी आंकड़े को लेकर 2014 के लोकसभा के चुनाव को देखें और वहां से असेंबली सीट्स के हिसाब से उसे प्रोजेक्शन के आधार पर करते दिखाई दें तो वोट शेयर अभी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 28% मतदाताओं का हक मिलता हुआ दिखाई दिया था, यानी कि 28% वोट शेयर, और एनसीपी के पास 16, कांग्रेस के पास 18 और यहां शिवसेना के पास 21। जो आपने बहुत बड़ा बहुमत वहां पर देखा था सीटों के आंकड़े के हिसाब से लोकसभा में, वो इसलिए था कि करीबन 50% मतदाताओं का रुझान इन दोनों पार्टियों के पास था। लेकिन अगर इसे आप सीटों के आंकड़े में तब्दील कर देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास 23 और शिवसेना के पास 18। इसी के आधार पर अगर आप इसे प्रोजेक्शन के तौर पर देखें तो असेंबली के हिसाब से 132 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे थी 2014 में लोकसभा चुनाव को अगर आप असेंबली सीट के प्रोजेक्शन के हिसाब से कर देते हैं तो वो हम आपके सामने अभी दिखा रहे हैं। और शिवसेना के खाते में 101 सीटें जाती हुई दिखाई देती है। अगर 2014 में लोकसभा के चुनाव को आप उसे अगर असेंबली में प्रोजेक्ट करते हुए दिखाई देते हैं, जाहिर सी बात है कांग्रेस की स्थिति यहां पर होती दिखाई दे रही है और एनसीपी 32 सीटों के साथ यहां पर खड़ी होती दिखाई देती थी। लेकिन आज सबसे बड़ा जो चर्चा का विषय है कि ये 132 सीट का आंकड़ा क्या ये बढ़कर 150 के ऊपर पहुंच जाता है, और यहीं पर आज चर्चा होती दिखाई देगी। नकवी जी, आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना सब कुछ यहां दांव पर लगा दिया है और ऐसी कंपैरेटिव स्टेट को अगर आप देखें 132 सीटों पर अगर हम लोकसभा में देखें, जिस धुआंधार प्रचार के साथ नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे, करीब 27 सभाएं की हैं और पूरा दिन वहां पर निकाल दिया। ऐसे में तो क्या यह आंकड़ा 150 के ऊपर पहुंच जाए तो भारतीय जनता पार्टी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोदी का तो टारगेट 165 है। हाँ, मुझे तो लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी कम से कम, मतलब मेरा अनुमान है, गट फीलिंग कह लीजिए इसको, लेकिन मेरी गट फीलिंग है कि भारतीय जनता पार्टी को वहां पर स्पष्ट बहुमत तो मिलने के आसार बन रहे हैं और हो सकता है कि वो उससे भी आगे कहीं निकल जाए। इसमें मुझे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं लगती, शक नहीं लगता। उसके पीछे कारण ये कि देखिए, मोदी ने अपने आप को जिस प्रकार से प्रोजेक्ट किया और जिस प्रकार से वहां पर आप मोदी के लिए वोट दें और गवर्नेंस की बात करें और डेवलपमेंट की बात करें और कैसे वो पूरा महाराष्ट्र का कायाकल्प करेंगे, वो जो उन्होंने
जो एक खाका प्रस्तुत किया वो लोगों को अपील की है। और एक दूसरी बात, वो इस चीज को बैठाने में लोगों के दिमाग में सफल रहे हैं पूरी तरह से कि साहब कांग्रेस का जो 10 साल का शासन था उसमें पूरा कूड़ा हो गया है। विनोद जी, इसी से जुड़ा एक सवाल मैं करना चाह रहा हूँ। जो नकवी जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के हाँ या नरेंद्र मोदी की ना, या जैसे अजय बता रहे हैं कि 150 सीटें हो सकती है और नकवी जी समझते हैं स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, क्या इस इलेक्शन को नॉन मराठा वर्सेस मराठा इलेक्शन के तौर पे देख सकते हैं? और यदि मैं 1952 के इतिहास पे जाऊं, बॉम्बे स्टेट के पहले चीफ मिनिस्टर मोरारजी देसाई बने थे, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर। तो ये गुजराती कनेक्शन जो है वो क्या फिर कहीं काम में आ रहा है कि ये गुजराती इलेक्शन और नॉन मराठी वर्सेस ये इलेक्शन हुआ है? देखिए, शिवसेना ने ये कोशिश की मराठी कार्ड खेलने की और उसमें राज ठाकरे भी कूदे और उन्होंने जम करके मराठी कार्ड खेलने की कोशिश की। और बार बार सामने के एडिटोरियल हो या उद्धव ठाकरे के भाषण हो और किस तरह महाराष्ट्र की पीठ में छुरा घोंपा गया, पुराना इतिहास याद दिलाया गया कि मुंबई जो है गुजरात में मिला दिया जाएगा, महाराष्ट्र का बंटवारा हो जाएगा, वो सारे कार्ड शिवसेना ने चले। कांग्रेस तो नहीं कर सकती थी, एनसीपी ने भी उसमें सुर में सुर मिलाया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने, जैसा कि नकवी जी कह रहे थे, नरेंद्र मोदी ने असल में वो एक कंप्लीट पैकेज है। वो कंप्लीट पैकेज क्या है? वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के भी प्रतीक बन जाते हैं। वो मराठी पगड़ी पहन करके वो मराठी बोलने लगते हैं जाकर के। वो गवर्नेंस की बात भी करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि जैसे केंद्र में पूर्ण बहुमत दिया, हमें यहां भी पूर्ण बहुमत दीजिए और हम गुजरात से आगे इसको ले जाएंगे। तो ये सारा नरेंद्र मोदी ने जो एक अपील पैदा की है, उसने कहीं न कहीं मराठी वर्सेस नॉन मराठी जो मुद्दा था उसको डाइल्यूट किया है। मधुकर जी, अगर यहाँ पर इसी बात को हम आगे बढ़ाएं कि मोदी जी के ऑरा ने बहुत कुछ असर वहां पर दिखाने का काम किया, जो ओपिनियन पोल ने भी इशारा किया। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें कि पृथ्वीराज चौहान, उनकी छवि जो थी, उन्हें हमेशा एक अच्छे नेता के तौर पर, ईमानदार नेता के तौर पर देखा गया। ओपिनियन पोल्स में भी वो सीएम के तौर पर पहली पसंद बनकर भी उभरे कई जगह पर। उसके बावजूद भी कांग्रेस यहाँ पर कहीं अगर खड़ी हुई नजर नहीं आ रही है। अच्छे काम भी किए, लोग मानते हैं कि अच्छा गवर्नेंस भी किया, उसके बावजूद भी कहीं खड़ी नजर नहीं आ रही है। उसमें बड़ा फैक्टर आप क्या रेट करेंगे? देखिए, इसको दो तरह से देखा जा सकता है। एक तो ये कि आपका बहुत अच्छा होना, आपका बहुत ईमानदार होना, डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरह, कोई जरूरी नहीं कि आपको कहीं पहुंचा दें। ये खेल सारा परसेप्शन का है, छवि का है। उस छवि के खेल में नरेंद्र मोदी एक छवि प्रस्तुत करते हैं, जिसका जिक्र अभी अग्निहोत्री जी कर रहे थे, और एक छवि उनके सामने दूसरे की होती है। वो छवि इतनी छोटी साबित होती है कि चाहे वो परसेप्शन है, चाहे वो छलावा है, चाहे वो आभासी है, लेकिन है तो इतनी बड़ी कि आप उसकी उपेक्षा नहीं कर पाते हैं। और ये जो खेल है पूरा, ये नरेंद्र मोदी का ये है कि आप किसी के खिलाफ वोट मत करिए, आप मेरे लिए वोट करिए, विकास के लिए वोट करिए। तो ये नेगेटिव वोट को भी पॉजिटिव माइंडसेट से पेश करने की कोशिश करते हैं और लगभग कामयाब होते दिखाई देते हैं। और ये मैं बिल्कुल सहमत हूं थोड़ा सा एक अलग से। तो क्या आज का जमाना दरअसल पुरानी राजनीति को किनारे करता हुआ जमाना है, जहां लोग दरअसल या तो जातीय आधार पर वोट मांगते थे, या फिर सांप्रदायिक आधार पर वोट मांगते थे, या बहुत कमतर लोग विकास के नाम पर वोट मांगते थे। लेकिन यहां पर एक व्यक्ति है जो कहता है मेरे नाम पर वोट दो। तो या तो आप मोदी के साथ हैं या मोदी के खिलाफ हैं। और ऐसे में क्या पैकेजिंग, यही एक शब्द है जो आज मायने रख गया है। आज पॉलिटिक्स क्या अमेरिका की तरह, अमेरिका के राजनेताओं की तरह हिंदुस्तान में भी पैकेजिंग निर्धारित हो गई है? मुझे इसमें संदेह बहुत कम दिखाई देता है, क्योंकि आप पॉइंट बाय पॉइंट आप देख लीजिए कि कैसे ओबामा के कैंपेन की तर्ज पर यहां का कैंपेन चलाया गया, कैसे उसको ये बना दिया गया कि एक ये है और बाकी सब उसके सामने है, और कैसे उसका असर हुआ। तो ये पूरा का पूरा खेल कॉपी किया है और पूरा उसी तरह उसी तर्ज पर बनाया हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सवाल बाद में उठेगा कि जिस व्यक्ति के हाथ में इतनी ताकत आप केंद्रित कर रहे हैं, बिल्कुल दरअसल वो उसका कर क्या रहा है। बिल्कुल यही चीज अमेरिका में भी होती दिखाई दी। जरा आइए चलते हैं, आपको हम ले चलते हैं किस तरीके से झुग्गी झोपड़ी बस्ती में इस बार भारतीय जनता पार्टी अपना वर्चस्व वहां दिखाना चाहती थी। आपको ले चल रहे हैं मुंबई की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती में। रफीक मुल्ला हमारे साथ वहां पर मौजूद हैं, धारावी, और वहां पर किस तरीके से यह कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी वहां अपना दमखम दिखाने की कोशिश करती है। रफीक, जरा बताइए वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने क्या कुछ करने की कोशिश की और क्या आज होता हुआ दिखाई दे रहा है?
जी धारावी में खड़े हम लोग, और धारावी ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, लेकिन इस बार चुनौती कांग्रेस के सामने मजबूत तरीके से रखी है शिवसेना ने और बीजेपी ने भी। शिवसेना ने इसलिए रखी है कि यहाँ का जो पुनर्विकास का मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है, और पुनर्विकास को लेकर इस बार लोगों ने मतदान करने का फैसला लिया था, और उसी तरीके से आज पूरा दिन मतदान होता रहा कि पुनर्विकास जो धारावी का है, झुग्गी झोपड़ियों का जो विकास है, और वो कितना एरिया हो घर का, कितना कैसा प्लानिंग हो, और किस तरह से यहाँ के घर बने, जो दुकानें हैं उनको किस प्रकार से कितनी जगह मिले, कैसी जगह मिले, तो ये सारे मुद्दे थे, और इसी को लेकर यहाँ मतदान होता नजर आया। कैबिनेट मिनिस्टर थी यहाँ की जो विधायक चुन के गई थी वर्षा गायकवाड़, वो कैबिनेट मिनिस्टर रही 5 साल, और उसके बावजूद यहाँ के लोग कई सवाल उठाते रहे। मुद्दा ये है कि इस बार इस झुग्गी झोपड़ी जो कांग्रेस का गढ़ माने जाते थे, जिसमें झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले मतदार, इस बार कांग्रेस उनको ग्रहित नहीं धर पाई है, क्योंकि उनको ऐसा नहीं है कि झुग्गी झोपड़ियां है तो फिर कांग्रेस को वोट करेंगे। इस बार लोगों ने अपने मुद्दों को लेकर यहाँ वोट किया, ऐसे कुल मिला के दिखता है। बिल्कुल रफीक, बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। नकवी साहब, जैसा मधुकर जी बात कर रहे थे छवि की बात, और राजा ने जिस बात का जिक्र किया, छवि से जुड़ा एक स्ट्रेटेजिक सवाल है कि क्या नरेंद्र मोदी ने ये स्ट्रेटेजी अपनाई कि वो एक प्रधानमंत्री जो दोनों राज्य हैं वहां के राज्य स्तर के नेता, स्टेट लीडर्स के सामने खड़े हो गए, तो जाहिर तौर पे वो बौने हो गए। पृथ्वीराज चौहान वर्सेस नरेंद्र मोदी, हुडा वर्सेस नरेंद्र मोदी या चौटाला वर्सेस, तो ये स्ट्रेटेजी ज्यादा काम आई उनकी, क्योंकि उस मुकाबले में ही नहीं रही। यदि स्टेट लीडर बीजेपी के, कांग्रेस के या वहां के लीडर से मुकाबला करते तो शायद थोड़ा सा फर्क आता। नहीं, देखिए बीजेपी के पास एक ही कार्ड है और वो मोदी कार्ड है, तो मोदी कार्ड के अलावा बीजेपी में कुछ नहीं है, तो इसलिए वो बेस्ट कार्ड जो उनके पास है वो खेल रहे हैं, और वो खेलेंगे, और वो केवल यही नहीं, महाराष्ट्र हरियाणा में आगे जितने भी इलेक्शन होंगे उसमें वो वही कार्ड खेलेंगे। चलिए, जब तक वो कार्ड चलेगा तब तक तो उस तुरुप को इस्तेमाल करेंगे। ये अगर इसी तर्क को आप उलट दीजिए तो क्या आप ये कहेंगे कि नरेंद्र मोदी एक राज्य के मुख्यमंत्री थे, इसके अलावा तो कोई उनकी हैसियत नहीं थी राजनीति में, लेकिन वो प्रधानमंत्री के खिलाफ खड़े होकर बोल सकते थे और सुने जाते थे। तो ये आर्ग्यूमेंट कि वो एक मुख्य प्रधानमंत्री जाके खड़ा हो गया और राज्य के नेतृत्व को बौना कर दिया, मुझे बहुत बिल्कुल माफ कीजिएगा, बीच में हम रोक रहे हैं आपको। अनिल कपूर मतदान करने के बाद मतदाताओं से कुछ कह रहे हैं, जरा दिखाए क्या कहते हैं। लगता है कुछ तकनीकी दिक्कतों से अनिल कपूर की आवाज यहां नहीं सुन पा रहे हैं हम लोग। अपनी बेटी सोनम कपूर के साथ वो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, और मुंबई में सितारों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की है। बिल्कुल, हम आपको ये दिखा रहे हैं किस तरीके से मुंबई में सितारे बहुत बड़ी संख्या में बाहर निकल कर आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं, और लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में उन्हें निकलकर मतदान करना चाहिए। लेकिन इस बार अजय वो उस लोकसभा की तरह से कैंपेन में नहीं है, जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में बॉलीवुड पूरा का पूरा निकल कर आ गया था कि वोट डालें और बदलाव करें, वो खासतौर से जबकि महाराष्ट्र के ही चुनाव थे, ये विधानसभा के चुनाव महाराष्ट्र की तस्वीर बदलने वाले थे, तो क्यों नहीं लगता आपको? अब अगर इस पे बहुत सीधी सी बात कही जाए तो इतना बड़ा नायक अगर सामने खड़ा हो जिसका नाम नरेंद्र मोदी हो, तो उसके आगे कोई और स्टार कहां खड़ा होता दिखाई देता है? चलिए, इस पर विनोद जी मेरा आपसे सवाल है, अगर मोदी की बात कर रहे हैं, चलिए उनका ऑरा है, पर्सोना है, सब कुछ है, लेकिन मराठी मानुष के लिए मी मराठा जो शब्द था वो एक अपने आप में बड़ा प्राइड की बात होती थी, और वो अपने आप को हिंदुस्तान से कई बार ऐसे वाकये भी आए जहां खुद को अलग करके कहते थे मी मराठा, तो क्या वो फैक्टर कहीं नहीं ठहरेगा यहाँ? देखिए, वो फैक्टर ठहर सकता था अगर उसको ढंग से मुद्दा बनाया जाता, लेकिन वो मुद्दा उद्धव ठाकरे शायद नहीं बना पाए। देखिए, मी मराठा के सबसे बड़े नायक बाल ठाकरे थे। बाल ठाकरे साहब के जाने के बाद पहले तो उनकी विरासत को लेकर ही झगड़ा हुआ कि मी मराठा का असली उत्तराधिकारी कौन है, राज ठाकरे है या उद्धव ठाकरे हैं, अभी तक यही तय नहीं हो पाया। और दूसरा क्या है कि जब शिवसेना और भाजपा का जो 25 साल पुराना गठबंधन टूटा, आपका मंत्री अनंत गीते केंद्र में मंत्री है, और महाराष्ट्र में, मुंबई में और नासिक में और ठाणे में आप जो है मी मराठा की बात कर रहे हो, और नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को आप कह रहे हो कि उन्होंने खंजर भोगा पीठ में, तो दोनों चीजें एक साथ नहीं चलती। उनको आप अफजल खां बता रहे हो और अफजल खां की फौज में आपका जो है मंत्री है, तो दोनों चीजें कैसे चलेंगी? जनता इसको मतलब इतनी तो नासमझ नहीं है, तो ये बहुत बड़ी बात है। एक बात मैं और जोड़ दूंगा, छोटी सी बात है कि इसमें ब्रांड मोदी के साथ साथ एक नया ब्रांड और चमकने वाला है, ब्रांड अमित शाह, जो लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से थोड़ा चमका था, उसकी ज्यादा दांव पर लगी हुई है। और अगर
नतीजे वैसे नहीं आए जैसे हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं। मान लीजिए बीजेपी को महाराष्ट्र में बहुमत नहीं मिला और हरियाणा में चूक गई, तो नरेंद्र मोदी से कोई इस्तीफा नहीं मांगेगा। पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा हमले अमित शाह पर होंगे, इसलिए नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा अगर दांव पर मुंबई में पहले से हमले हो रहे हैं। अमित शाह की कई ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में कार्यरत हैं, उनका ऐसा मानना है कि अमित शाह ने जिस तरीके की सख्ती वहां कर रखी है, शायद उतनी सख्ती किसी सरकारी दफ्तर या किसी प्राइवेट दफ्तर में भी नहीं होती। जो है गाड़ियों में लगाकर जी, वो उतना ही नहीं, उससे कहीं ज्यादा लॉग बुक मेंटेन किया जा रहा है कि आप कब कहां जाते हैं, कितने पैसे खर्च करते हैं और यहाँ किससे मिलते हैं, किससे नहीं मिलते और कितनी देर तक आपकी मीटिंग चल रही है। अमित शाह का दबाव भी था ना इस पर। तो अगर इस तरह का अनुशासन किसी पार्टी में लगाया जाए, कहा भी गया कि अगर राजनाथ होते तो शायद गठबंधन नहीं टूटता। नाइस कि सेंटर में भी वही गवर्नमेंट हो और यहाँ पर भी वही हो तो अच्छा रहेगा। घर में भी राजनीति की बात होती है? क्यों नहीं, राजनीति नहीं होगी तो क्या होगा? आप बनने वाली है नेता आगे अगले लोकसभा में? एक काफी है भैया, एक बिल्कुल काफी है। Finally, Sonakshi is working with Rajni sir. So tell us her experience and what players. Now we are talking about voting and we are talking about films. So we'll talk about films another time. Okay? चले? मैं ऐसे सोच रहा था कभी सोनाक्षी को नेता बनाएंगे? नहीं, मैं कौन होती हूँ बनाने वाली है? उसको बनना होगा तो वो बनेगी, नहीं बनना होगा। उन्होंने कभी इंक्लिनेशन दिया ऐसा कि नहीं, मतलब है बहुत जागरूक लड़की है वो, इंटरेस्ट। मैं ऐसे सोच रहा था कभी सोनाक्षी को नेता बनाएंगे? नहीं, मैं कौन होती हूँ बनाने वाली है? उसको बनना होगा तो वो बनेगी, नहीं बनना होगा। उन्होंने कभी इंक्लिनेशन दिया ऐसा कि नहीं, मतलब है बहुत जागरूक लड़की है वो, इंटरेस्ट लेती है वो पॉलिटिक्स में और देश के बारे में अच्छा सोचती है कि क्या होना चाहिए। तो ये आपने देखा किस तरीके से फिल्म के बाद भी होती दिखाई दे रही है। पत्रकारों के सामने कोई भी सवाल आप रख दीजिए, कोई भी हस्ती रख दीजिए, सवाल टिपिकल से होते हैं। खैर, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम आपके सामने कुछ ही देर में, अब से बस आधे घंटे के बाद आपके सामने पेश करेंगे एक सबसे विश्वसनीय एग्जिट पोल, और उसके बाद साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि कहां कैसे वॉर रूम हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। हमारे सहयोगी रमेश वहां पर मौजूद हैं, आपको बताएंगे कि कहां कैसे माइन्यूट डिटेल्स वो देखते नजर आ रहे हैं। रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, हमारे दो संवाददाता फील्ड रिपोर्ट के साथ इंतजार करने बने रहिए हमारे साथ। मतदान की प्रक्रिया से कुछ ही देर बाद खत्म होने वाली है और हम आपको ये बता दें कि शाम 6:30 बजे हम आपके सामने पेश करेंगे एग्जिट पोल, जिसके आधार पर हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे रुझान के आधार पर कि किसकी सरकार बनती दिखाई दे रही है महाराष्ट्र और हरियाणा में। हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विकास और साथ साथ रमेश वॉर रूम में मौजूद हैं, जो बताएंगे कि एग्जिट पोल की प्रक्रिया हम किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं विकास के पास। विकास, ये बताइए कि अंतिम दौर का मतदान महाराष्ट्र में इस बार सबसे ज्यादा उम्मीदें इस बात पर टिकी हैं कि विकास और नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट पड़ रहे हैं या फिर राज्य में जो क्षेत्रीय नेता हैं उनके आधार पर वोटिंग पड़ रहा है? क्या कुछ दिखा आपने पूरे दिन भर? मैं सबसे पहले विदर्भ की बात, मुद्दों के लोग ऐसा लगता है कि कुछ तकनीकी दिक्कत है। विकास पर आज हम दोबारा पहुंचने की कोशिश करेंगे। इस बीच आइए रमेश के पास चलते हैं। रमेश, तैयारियां कैसी चल रही हैं भाई? कितनी देर में आपका प्रेडिक्शन सामने आता दिखाई देगा और कहां से किस तरीके से सीटें घटा जोड़ रहे हैं आप? देखिए अजय, हम यहाँ पर अपने इलेक्शन वॉर रूम में मौजूद हैं और सुबह से ही जितने भी हमारे सहयोगी, मैं अगर यहाँ पर आपको दिखाऊं, एक रियल टाइम इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना एक बड़ा चैलेंजिंग जॉब है, खासकर जब आप स्टैटिस्टिक्स को एनालिसिस करते हैं, आप जनमानस जो वोटर है उसके आकलन को एनालिसिस करते हैं, उसकी सोच को एनालिसिस करते हैं। बहुत आसान नहीं होता, लेकिन ये तमाम सहयोगी जो हैं वो सुबह से ही लगे हुए हैं ताकि एक सटीक एग्जिट पोल न्यूज स्टेशन इस देश के सामने रखे। और ये पहली मर्तबा होगा जब कोई एजेंसी नहीं बल्कि एक चैनल खुद अपने रिपोर्टरों के माध्यम से एक रियल टाइम इंफॉर्मेशन जुटाकर वोटरों के नब्ज को टटोलकर जनता के सामने रखता है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा चैलेंज कम से कम राजनीतिक दलों के सामने था इस बार, जो हम देख रहे हैं वो है कि कितने मतदाताओं को वो मतदान बूथ तक लेकर आया है। और पुनेंद्रू हमें ये बताएंगे, पुनेंद्रू की इस स्थिति में हम माने कि पिछले विधानसभा चुनाव से इस लोकसभा में जो हमने एक ट्रेंड देखा कि अब तक का सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत वो महाराष्ट्र और हरियाणा में इस समय देखने को मिल रहा, अभी कुछ समय और बचा हुआ है। बिल्कुल, अगर हरियाणा की बात करूं तो इस समय का जो मतदान प्रतिशत है वो 72% का आंकड़ा छू चुका है। अभी मतदान में अभी 6 बजने वाले हैं, लेकिन आपको पता है कि जो लाइनें लगी रहती हैं वो अंतिम तक जब तक मतदान नहीं कर लेते उनको मतदान
से आप बाहर नहीं कर सकते, वो मतदान करेंगे, तो मुझे लगता है ये जो 72% का आंकड़ा है वो 75% के ऊपर चला जाएगा, जो पिछले 2 चुनाव 2009 और 2014 के जो हालिया लोकसभा चुनाव थे उससे कहीं ज्यादा है। अगर 5 बजे तक के आंकड़ों की बात करें महाराष्ट्र के लिहाज से तो 55% का आंकड़ा क्रॉस हो चुका था, 60% के आसपास वहां मतदान रहता है अगर विधानसभा और लोकसभा का पुराना रिजल्ट देखें, तो मुझे लगता है कि 60% या उससे ऊपर ही जा सकता है। रूरल अर्बन का गैप जो है यहाँ पर आपको लगता है ज्यादा है? बिल्कुल ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है, क्योंकि मुंबई जैसा जो क्षेत्र है जहां इतने सेलिब्रिटीज और कैंपेन और उस तरीके की बातें हुई, लेकिन वहां से उतना मतदान देखने को नहीं मिला। चलिए रमेश, तो यानी कि देखने को नहीं मिला है। बिल्कुल रमेश, माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, वक्त है यहाँ पर रुकने के लिए कुछ देर के लिए, हम यहाँ रोक रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल के साथ तुरंत वापस आएंगे और आपको बता दें रामकृपाल जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लगातार ये विस्तृत कवरेज जारी है, बने रहिए हमारे साथ। बज चुके हैं और वोटिंग खत्म हो चुकी है और इसी के साथ अब से कुछ ही देर में न्यूज नेशन लेकर आएगा आपके लिए हमारा एग्जिट पोल। लेकिन अभी तक जो आंकड़े आए हैं उनसे आपको रूबरू करा दें। हरियाणा में 5 बजे तक 65% वोटिंग जो है वो रिकॉर्ड की गई है। एक अच्छे प्रतिशत की ओर हरियाणा जो है मतदान के बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो 5 बजे तक 55% वोटिंग जो है महाराष्ट्र के एवरेज के लिहाज से एक अच्छे प्रतिशत की तरफ महाराष्ट्र भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बंपर वोटिंग का बदलाव की ओर इशारा कर रही है और हमारे रिपोर्टर्स ने जनता के बीच जाकर उन्होंने कहां वोट किया ये जानने की कोशिश की है। उसका एनालिसिस करके डेटा को कलेक्ट करके अब से कुछ ही देर में हम आपके पास अपने एग्जिट पोल के साथ हाजिर होने वाले हैं। हम आपको लगातार बता रहे हैं किस तरीके से मतदान की प्रक्रिया खत्म होने के बाद अब सरकार बनाने को लेकर और किस तरीके की सरकार बन सकती है इसे लेकर कवायदें शुरू हो जाएंगी और क्या रुझान है जनता का ये आपके सामने हम पेश करेंगे। महज आधे घंटे के बाद हम आपके सामने अपना एग्जिट पोल लेकर हाजिर होंगे। इस बीच आपको हम बता दें कि भारतीय जनता पार्टी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज के मतदान पर अपनी प्रतिक्रिया सामने रख रही है। आइए आपको दिखाते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता क्या कहते दिखाई दे रहे हैं। जो राज्य की सरकार है उससे हट करके जो रुझान देखने को मिला है वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और कांग्रेस और महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी के विरोध में मत पड़े हैं, इस तरह का स्पष्ट हम सबको देखने को मिला है। सबसे पहले तो जो मतदान हुआ है वो बहुत ही शांतिपूर्ण हुआ है। इसके लिए महाराष्ट्र की जनता को और हरियाणा की जनता को हम धन्यवाद देते हैं। चुनाव आयोग को विशेष आयोजन की दृष्टि से जो उन्होंने व्यवस्था की है उसके लिए भी उनको धन्यवाद देते हैं और जनता का जो सकल सहयोग रहा है उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। यह जो रुझान है वह हम ये कह सकते हैं कि स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और दोनों ही प्रदेश। तो आपने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मान रहे हैं कि जो मतदान प्रतिशत है अगर इसमें जरा सा भी इजाफा होता है जो अभी तक 72% के आसपास हरियाणा में और 55% के आसपास महाराष्ट्र में है तो जो भी बढ़त है वो दरअसल भारतीय जनता पार्टी के लिए है और ये बदलाव की एक बात आती दिखाई दे रही है। कंवरवैद्य नकवी साहब और रामकृपाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नकवी जी, भारतीय जनता पार्टी का ये अपना दावा, जाहिर सी बात है हर पार्टी आज यही कहती दिखेगी कि हम ही सरकार बनाते दिखाएंगे 19 तारीख तक, लेकिन जो मतदान प्रतिशत अगर बढ़ता भी है इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हर पार्टी आज अपने दम पर यहां खड़ी है। तो क्या यह मतदान प्रतिशत बढ़ने के बाद भी बहुत ज्यादा बढ़ता नहीं दिखाई देगा? क्या वोटिंग मार्जिन जो विनिंग मार्जिन है वो अपने आप में बहुत कम नहीं होगा? इसलिए प्रिडिक्ट कर पाना जो हम भी कोशिश कर रहे हैं एग्जिट पोल के जरिए, शायद उसमें गलतियां कहीं ज्यादा हो सकती हैं। देखिए, महाराष्ट्र में तो 288 सीटों में पिछला चुनाव हम ले लें तो करीब 60 सीटें ऐसी थी जहां पर 6000 से कम मार्जिन से लोग जीते। दूसरा कहीं कहीं तो 11, 12, 15 वोट से जीते और अगर 10,000 से कम जो जीत वाला है वो करीब 43 सीटें और हैं, तो 113 सीटें ऐसी थी 288। यानी पिछले चुनाव में जब जो दो गठबंधन लड़ रहे थे तब वहां पे करीब 100 सीटें या उससे ज्यादा ऐसी सीटें थी जहां फैसला 10,000 से हुआ। इस बार पंचकोड़ी मुकाबला है और लोग सोच सकते हैं कि जी बहुत
डिवीजन हो जाएगा, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा डिवीजन होगा। और जो जितने ओपिनियन पोल भी आ रहे हैं, मैं उनमें बहुत से सहमत भी हूँ कि जो बीजेपी का जो वोट प्रतिशत है और जो बाकी का वोट प्रतिशत है, उसमें जो गैप है, उससे लग रहा है कि इस बार वैसे गणित नहीं चलने वाले हैं। दूसरी बात यह है कि बीजेपी, देखिए मोदी पर हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, और मोदी का जो पूरा परसेप्शन गेम है, उसमें वो पूरी एक राजनीति को एक बिल्कुल नए तरीके से उन्होंने राजनीति को नए तरीके से पैकेज किया है, जिसमें ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग, ये 3 चीजें। लेकिन इसके साथ में वो चीज नहीं है कि साहब अब सांप्रदायिकता नहीं का मामला नहीं रहेगा, अभी यूपी में लव जिहाद चलाया, या जाति समीकरण नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। वहां पर महाराष्ट्र में धनगर समाज के लिए उन्होंने उनको आकर्षित किया, वो पंकजा मुंडे को प्रोजेक्ट करके ओबीसी करने की कोशिश की, अठावले के साथ वो दलित वोट लेने की कोशिश की। तो इस तरह से जो है पुराने हथकंडे के साथ नई पुराने हथकंडे, सारी चीजें पुरानी है, उनको इस प्रकार से पैकेज किया जिसमें वो एस्पिरेशन जगाने वाली पैकेजिंग के मास्टर हैं। और रामकृपाल जी, आपके होने का फायदा ये हो सकता है हमें कि एग्जिट पोल से पहले एग्जैक्ट पोल पूछें रामकृपाल। देखिए, मैं अकेला बंदा हूँ जो ये दुस्साहस कभी नहीं करता है। जब जनता मतपेटी में दे चुकी है तो कोई भविष्यवाणी करना अब ठीक नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर एनालिसिस करें, वो चीजों का देखें, तो मैंने ये सवाल में कई बार पूछा जाता है, मैं कह रहा हूं कि देखिए, महाराष्ट्र में 288 सीटों के लिए 4000 कुछ कैंडिडेट, यानी हर सीट पर करीब 11 से 12 एवरेज की बात कर रहा हूं, ये लोग हैं। जो छोटा से छोटा कैंडिडेट होता है वो भी 5 से 7%, वो 3%, 4% ले जाता है। लेकिन एवरेज आप मानिए तो 4.5 पार्टीज हैं। मैं 4.5 इसलिए कहता हूं कि एक पार्टी को मैं आधा ही मानता हूं। 5 मान लीजिए, 5 वो है तो 5 आप समझ लीजिए दूसरे कैंडिडेट हैं, चाहे वो पार्टियां हों, निर्दलीय हों, जो भी हो। अब जितना भी जो अभी तक लग रहा है कि करीब करीब वोट परसेंट 60% से ऊपर महाराष्ट्र में भी जाएगा। पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें 3 ही एक तरह से त्रिकोणीय था। अब आप ये सोच लीजिए कि ये 5 है, तो वोट बटेंगे। बहुत सारे एनालिस्ट का मानना है कि ये बीजेपी के लिए नुकसान होगा। मैं कहता हूं ये बीजेपी के लिए फायदा होगा, क्योंकि देखिए मोदी, जो अभी नकवी जी कह रहे थे, मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि जब मोदी जी शपथ लेने के बाद एक प्रयोग उत्तर प्रदेश में किया गया और आजमाया गया कि क्या कोई और चेहरा कहीं चलेगा। योगी आदित्यनाथ खारिज हो गए, फेल हो गए। बिल्कुल। और योगी आदित्यनाथ के पूरे कैंपेन में उन्होंने एक बार भी विकास की बात नहीं की। जिस गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट के नाम पर आप 100 दिन पहले सत्ता में आए हैं, और जब विधानसभा में चाहे बाई इलेक्शन ही सही वहां जा रहे हैं, तो उसका कोई नाम ही नहीं ले रहा है। तो वो जो हथियार एक निकालने की कि मैनिफेस्टो में जो हमने नहीं लिखा था, जरा उसको भी आजमा के देख लें, वो फेल हो गया। तो मोदी को लगा कि अब इसके बाद अगर हम महाराष्ट्र और हरियाणा में 288 सीटें केंद्र में आने के बाद बीजेपी पहली बार आई है, और अगर पहली बार हम महाराष्ट्र में अपना विस्तार नहीं कर पाएंगे, तो एक तो शिवसेना के साथ खुद चाहते नहीं थे कि समझौता हो, इसलिए अगर मान लीजिए 150 सीट भी इनको मिलती तो 150 सीटों पर लड़ते ना। आज तो 288 का मैदान है। सवाल है कि आपकी सीटें चाहे जितनी मिले, कम मिले, ज्यादा मिले, लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आप वोट परसेंट आपका महाराष्ट्र में बढ़ने जा रहा है। जहां आप सीटें नहीं भी पाएंगे वहां भी 5 से 7% उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां कभी बीजेपी नहीं थी, आज बीजेपी जाएगी। तो एक विस्तार आप वहां कर रहे हैं, हरियाणा में भी यही करेंगे। जी। लेकिन नकवी जी, हरियाणा की बात रामकृपाल जी ने की है, तो क्या हरियाणा में बागियों को टिकट थमा के बीजेपी 4 से कहीं ज्यादा बढ़ने का, सरकार बनाने के सपने संजो सकती है? देखिए, जाहिर सी बात है कि बीजेपी की कोई प्रेजेंस नहीं थी, कोई उपस्थिति नहीं थी हरियाणा में। और जब आप तय करते हो कि नहीं हमें 90 के 90 सीटों पर चुनाव लड़ना है, तो आप कहां से नेता लाओगे? और जब आपको इंडियन नेशनल लोकदल से, कांग्रेस से या दूसरी पार्टियों से लोग आ रहे हैं और मजबूत नेता आ रहे हैं,
और तो आपको लगता है कि नहीं ठीक है, मोदी का हम नाम रखेंगे, मोदी का चेहरा रखेंगे और उसके बाद ये सेना हमारी ये रहेगी और हम इस प्रकार से हरियाणा में अपना बेस बनाएंगे, और वही उन्होंने रणनीति की। दूसरी बात जो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, बीजेपी, मोदी खास तौर से, अब मैं बीजेपी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि सारी पॉलिटिक्स ये मोदी की है, बीजेपी की कोई पॉलिटिक्स नहीं है। तो मोदी की जो राजनीति है वो राजनीति है कि जो बीजेपी है उसको एक छत्र शासन वाली पार्टी बनाइए और धीरे धीरे भारत की राजनीति में क्षेत्रीय दलों को कैसे खत्म किया जाए, ये उनकी एक रणनीति है और उस रणनीति पे वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल, हम यहाँ पर रुकना चाहेंगे कुछ देर के लिए और उसके बाद चर्चा को जारी रखेंगे। श्याम जाजू जी इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं। क्या महाराष्ट्र में शिवसेना को शून्य करने पर भारतीय जनता पार्टी लगी है? क्या यही नीति रही है महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की, जिसके लिए अगर देखा जाए तो दो चेहरे सबसे आगे दिखाई दे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह? करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन साथ साथ ये भी आपको बता दें बस सबसे कुछ ही देर बाद यानी 6:30 बजे हम पेश करेंगे एग्जिट पोल के नतीजे, जिसके आधार पर किस रुझान पर सरकार बनती दिखाई दे रही है महाराष्ट्र और हरियाणा में। हम आपको बताएंगे, सबसे सटीक आकलन आपके सामने पेश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि अगर बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत है तो ये दरअसल बदलाव की बात कही जा रही है और इसका फायदा सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को होता दिखाई दे रहा है। श्याम जाजू जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। श्याम जाजू जी, अगर वोट प्रतिशत जिस तरीके से बढ़ रहा है और अगर मतदान आपकी पार्टी के फेवर में है तो जाहिर सी बात है आप कहेंगे नरेंद्र मोदी की वजह से आज सरकारें बनती दिख रही हैं उन दो राज्यों में जहां आपका अस्तित्व भी नहीं था बहुत बड़े पैमाने पर। लेकिन खुदा ना खास्ता मान लीजिए कि ऐसा नहीं होता है तो फिर जिम्मेदारी किसकी होगी, नरेंद्र मोदी की या अमित शाह की? आप जो बात रख रहे हैं वो कहीं दूर दूर तक संभावना नहीं है। आपको मैं बता रहा हूं जी, महाराष्ट्र में और हरियाणा में जी दोनों जगह 2009 के असेंबली के चुनाव में जो वोट हमने पाए थे जी और अभी के 2014 के लोकसभा में हमने जो वोट पाए हैं इसमें जमीन आसमान का अंतर है। 2009 के महाराष्ट्र के चुनाव में हमने शिवसेना और बीजेपी मिलकर 30% वोट लिए थे। 2014 में हम दोनों ने मिलकर 48% वोट लिए। हर चुनाव का अपना एक इक्वेशन अलग होता है, पर लोकसभा के बाद की जो हवा है तो सभी जगह पे जिस प्रकार का मोदी जी का आकर्षण है। नहीं तो श्याम जाजू जी, इसमें अगर आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं तो हम आंकड़ों की ही बात कर दें। 2014 के लोकसभा चुनाव में 28% वोट शेयर आपको मिलता दिखाई दिया था और इस बार के ओपिनियन पोल में जो न्यूज नेशन ने किया उसमें भी तकरीबन 28% वोट शेयर मिलता दिख रहा था आपको। तो वोट शेयर में बहुत ज्यादा इजाफा होता नहीं दिख रहा है आपका। और अगर ऐसा नहीं है तो अगर कांटे का मुकाबला ना हो तो शायद बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं आएगी। और उसको अगर सीट प्रोजेक्शन में करके देखें तो 132 सीटें होती हैं आपकी लोकसभा के हिसाब से। अगर आप कन्वर्ट करते हैं सरकार अपने दम पर तो आप नहीं बना पाएंगे। जब केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, स्वाभाविक रूप से लोगों की नीचे भी अपेक्षा ये रहती है कि राज्य, केंद्र और राज्य का ठीक ठाक संबंध बना रहे और वहां के सब विकास के काम हमारे दरवाजे तक आने के लिए राज्य में भी उनकी सरकार बने। जाजू जी, एक छोटा सा सवाल। जाजू जी के कार्यकाल में अपेक्षा से ज्यादा रिस्पांस मिला है लोगों का। जी जाजू जी, आपकी बात प्रकार का काम चला है तो स्वाभाविक रूप से हम केवल आंकड़ों के आधार पर नहीं कह रहे। इस बार का जो माहौल था, चलिए जाजू जी एक छोटा सा सवाल आपसे आपकी बात मान लेते हैं कि आप सरकार बनाने जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी ने आपको चुनाव जितवा दिए हैं, आप पार्टी का हिसाब किताब रखते हैं, थोड़ा डायरी से बताइए किस किस का नाम लिखा चीफ मिनिस्टर में, हरियाणा में कौन और महाराष्ट्र में कौन? आपकी डायरी में सब लिखा रहता है। पार्टी चुनाव के बाद स्वाभाविक रूप से पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होगी, वहां के पार्टी की मीटिंग होगी, उसमें नेता का चयन होगा। पर ये तो आपकी भाषा नहीं हुआ करती थी, ये तो कांग्रेस की भाषा आपकी कब से हो गई? नेताओं की कमी नहीं है हमारे पास, गैलेक्सी ऑफ लीडर्स हमारे पास है। पंकजा मुंडे ने नाम भी अपना आगे कर दिया जनता की इच्छा बताकर, और गडकरी जी नाराज भी चल रहे थे, लगातार खींचतान चल रही थी, ऐसी भी खबरें आ रही थी। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन हमारी खास पेशकश लगातार जारी होगी। अब से कुछ ही देर में एग्जिट पोल के जो रुझान मिलेंगे उनके साथ हाजिर होंगे। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।